हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स पटना। और ये पूरी वीडियो होने वाली है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन एवरी नीट एस्पिरेंट कि टाइम से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या अप्रोच रखा था फ्रॉम द डे वन, मेरी क्या थिंकिंग थी जो मैंने नीट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था 3-4 महीने पहले। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाओगे इस वीडियो से। अब यार टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, तो जैसे कि मान लो तुम कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें तुम्हारे अगर 300-400 नंबर भी आए तो तुम इतना ज़रूर सोच के रखना कि इस पेपर में से मैं 720 नंबर का सीख कर ही जाऊंगा। ये चीज़ अपने दिमाग में मेंटेलिटी रखना कि मुझे पेपर से पूरा सीख कर ही जाना है। तो इस तरीके से तुम पूरी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो और जो भी चैप्टर्स, जो भी कंटेंट, जो भी देख रहे हो, जो गलत कर रहे हो, जो नेगेटिव कर रहे हो, जो सिली मिस्टेक कर रहे हो, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, ये सब एक किताब पे लिखो, हम भूल जाते हैं। और ये भी देखो कि कौन सा चैप्टर हमारा बहुत पहले का पढ़ा था और वो तुरंत से क्वेश्चन बन जा रहा है, और कौन सा भी रिसेंटली पढ़ा फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये सब होता है एनालिसिस। और ये भी देखो जो भी गलत हो रहा है उस टॉपिक को जा करके दोबारा से पढ़ लो, तो उसमें भी तुमको बहुत बेनिफिट होगा। तो मेजरली मैं इसी तरीके से एनालिसिस करती थी। और बात ये है कि मेरा एनालिसिस पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा मैं फ्लुएंट इसलिए होते गई क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए। तो जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे हम फ्लुएंट होते चले जाएंगे। इनिशियली एनालिसिस में बहुत दिन लगते हैं, लाइक मुझे हफ्ते लगते थे, कभी कभी 2 हफ्ते भी लग जाते थे जब मैं फुल सिलेबस का देती थी। तो पढ़ते पढ़ते बहुत दिन लगते थे, 10 दिन लग जाते थे करीब। लेकिन जब फिर मैंने जैसे जैसे दिन पास आते गया, जैसे जैसे 10-15 दिन, 20 दिन रह गए, 1 हफ्ते रह गए और 1 महीने रह गए, तो उस टाइम पे मेरा एनालिसिस बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था। लाइक फिर मुझे पता था कि हाँ ये टॉपिक से मैं बार बार भूल रही हूँ, तो वो टॉपिक मुझे बार बार देखना था। और नीट के 2-3 दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करने का भी स्ट्रेटजी अलग होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी कंटेंट रहता है वो मैं बगल में जो भी स्पेसेस रहते हैं वहाँ पे लिखती थी, तो उसको मैं तुरंत फ्रीक्वेंट मैंने देखा था, पूरे जितने भी किताबें, जितने भी एंड टाइम में मैंने वहाँ से रिवीजन किया था। और बायो का मैंने गलती किया था एक, मेरे इसीलिए 350 स्कोर ही आ गए। 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे क्योंकि मैंने बायो का रिवीजन नहीं किया था लास्ट के 2-3 दिन पहले। मुझे लगता था हो जाएगा यार, इतने सारे टेस्ट दिए हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इसमें कहाँ गलती होगी, मतलब थोड़ा था कि। और एक और चीज़ रहता है, मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में नीट में थोड़ा आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जिस दिन मैंने ड्रॉप लिया था, इतना तो मैं समझ गई थी कि नीट का सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टनेस भी लानी पड़ेगी। और तुम लोग स्मार्ट वर्क का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि स्टडी आवर्स कम करना या फिर 5-6 घंटे में बहुत ज़्यादा इनपुट ले लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि स्मार्ट वर्क बिना हार्ड वर्क के वेस्ट है पूरा। तुम कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, लेकिन तुम अगर 5-6 घंटे दिन भर में दे रहे हो ना, तो वो एनफ नहीं है, स्पेशली नीट के लिए। क्योंकि नीट में टग ऑफ वॉर होता है, किसके बीच में? रिवीजन के बीच में, सिलेबस के बीच में और तुम्हारे बीच में। उस चीज़ को कोप अप करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे। जैसे कि तुम बहुत सारे वीडियोस देख लोगे कि लाइक 6 घंटे में बहुत स्मार्टनेस से पढ़ ली और मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। बहुत टॉपर्स भी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं दिन में 6 घंटे पढ़ता था, 8 घंटे पढ़ता था, उसमें घूम भी लेता था, मूवी भी देख लेता था, गेम भी खेलता था। ये हमेशा नहीं करते थे वो लोग, महीने में एक बार कर लिया, या फिर 1-2 महीने में जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो कर लिया, फिर करते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग दिन भर सीरीज़ भी देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं और दिन भर सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो सब बोलेंगे पर तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। और देखो तुम्हारा टारगेट 2025 हो या 2026, तुम्हें अब से 12-15 घंटे देने ही पड़ेंगे। जितना ज़्यादा स्टडी आवर्स दोगे, उसके साथ जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करोगे, उससे उतना ज़्यादा तुम आगे जाओगे। तो नीट में सिलेक्शन लेने के लिए ना स्मार्टनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मैं बातें बताऊंगी जहां तुम्हें स्मार्टनेस जरूर लाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हर जगह से टाइम बचाना। टाइम कैसे बचाना है तुम्हें सीखना पड़ेगा। टाइम बचाना सिर्फ इतना नहीं होता है कि दोस्तों के साथ कम बाहर जाना, घूमना फिरना कम करना। टाइम बचाने में ये भी इंक्लूड करता है कि हम अपने स्टडी में से कैसे टाइम बचाते हैं। जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको इररिलेवेंट घंटे देने की जरूरत नहीं है, तुम उसको थोड़े भी टाइम में, जितना क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उसको करके तुम ज़्यादा टाइम बचा सकते हो। जैसे कि होता है ना कि हम दिन में 2 घंटे वेस्ट करते हैं, तो पूरा दिन हम ये सोच के वेस्ट कर देते हैं कि यार 2 घंटे वेस्ट हो गए। ऐसा नहीं करना है। तुम सोचा करो कि जो भी मैं रिमेनिंग 10 घंटे पढ़ रहा हूँ उसमें इतना ज़्यादा पढ़ लूंगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करूंगा। जैसे कि मेरा क्या होता था कि जब मैंने थोड़ा भी टाइम वेस्ट करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत ऐसे वो होता था कि नहीं यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, नीट में सिलेक्शन हो गया नहीं, बहुत ऐसे गंदे गंदे थॉट्स आते हैं कि यार क्या होगा अब मेरा। लेकिन ना फिर मैंने जब इस चीज़ को ढकना शुरू किया और मैंने ये सोचा कि नहीं, अब अगर मैंने 2 घंटे वेस्ट किए हैं ना, तो अभी जो 10 घंटे इतना अच्छे से पढ़ूंगी ना कि वो 2 घंटे मेरे वेस्ट करना जायज़ हो जाएंगे। ठीक है,
और मैं अपना शेड्यूल 11th क्लास में बताऊँ तो मैंने पूरा दिन मैं पढ़ती रहती थी। मैंने खाना खाने का ब्रेक लिया और दोपहर में लंच का ब्रेक लिया, उसके बाद एंड में जो भी रात में तो मैं 7-8 घंटे की नींद लेती थी, उसके बाद पूरा दिन पढ़ाई करती थी। और ये बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ करके कहीं सेलेक्ट हो जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। और देखो, एक बार तुम मेडिकल कॉलेज में घुस गए तो एमबीबीएस तो तुम कर ही लोगे, डॉक्टर बन ही जाओगे। देखो, ऑल्दो पूरा एमबीबीएस में तुम्हें पीजी भी करना है, बट एक रह जाएगा ना स्टेबिलिटी कि तुम और भी चीज़ें कर सकते हो। ऐसे तुम्हारे दिमाग में टेंशन तो नहीं रहेगा कि एक फेल्योरिटी तो नहीं रहेगी ना तुम्हारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुमको नीट का सिलेबस कंप्लीट करना है नीट के 3-4 महीने पहले, तो फ्रॉम द डे वन तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम क्या अप्रोचेस लगाएं कि नीट के 3-4 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और देखो, कुछ चीज़ें होती है ना, तुम्हारी खुद से दिमाग में इवेल्युएट करना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, मैंने इसमें इतना टाइम दे दिया, इसमें कितना टाइम देना चाहिए, ये क्वेश्चंस मेरे से बन जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं तो इसमें मैं कम टाइम देता हूँ, काम हो जाएगा अगर मैंने इसको इतना टाइम दिया तो। तुमको एट दी एंड दिमाग में रखना है कि मुझे 3-4 महीने सिलेबस कंप्लीट करना है और मॉक टेस्ट बार बार देना है। तो फ्रॉम द डे वन अगर सोचोगे ना, अगर बहुत ऐसे ढीले छोड़ दोगे ना कि यार अभी तो 8 महीने हैं आराम से कर लेंगे, नहीं। तुम खुद सोचो अप्रॉक्सीमेटली कितने चैप्टर्स हैं नीट में, अराउंड 80 to 90 है ना। उन चैप्टर्स को तुम सोचो, एक चैप्टर को करने में कोई कोई चैप्टर हफ्ते लग जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी करने हैं और पहली बार पढ़ रहे हो तो हफ्ते लगते हैं। तुम ये भी सोचो ना, 80 चैप्टर्स है, मान लो उसमें से अराउंड तुमको एक चैप्टर को करने में 2 दिन भी लगता है तो 160 डेज, 3 दिन भी लगता है तो उसके मल्टीपल में 240 डेज। तो तुम सोचो ना, तुम्हारा दिन ही खत्म हो गया यार, 3 दिन तुम एक चैप्टर को दे रहे हो। तो ऐसे तुम दिमाग लगाओ कि नहीं यार, मैं अगर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेबस कभी भी नहीं कंप्लीट होने वाला है। तो तुम्हें पर डे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ना नीट में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम सोचो कि तुम खुद को डर डर करके करो, डरो, मैं डरा रही हूँ तुमको, डर करके सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि अगर जिस दिन फ्रीली छोड़ दी, अरे 8 महीने हो जाएंगे, वैसा कभी भी नहीं होने वाला है। कोई कल नहीं होता है, कोई ऐसे 8 महीने नहीं बचते हैं, ठीक है। क्योंकि एंड में जब 3-4 महीने रह जाएंगे ना, तो तुम बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे कि ना सिलेबस किया, ना टेस्ट दिए, कुछ नहीं किया। और तुमको पता है, जितने भी टॉपर्स हैं वो फ्रॉम द डे वन इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनको 3-4 महीने ये सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि अब क्या करूँ। तो मैं बार बार कहूँगी, सबसे ज़्यादा फोकस करो सिलेबस कंप्लीशन पे। एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो। कुछ चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दो। मैं लिस्ट भी बना दूंगी किन चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन देना है। और एक और चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा फ्रेम होते हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, उस चैप्टर को बहुत बार करो। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक, जैसे कि मान लो कि कोई कोई चैप्टर्स होते हैं ना जो बहुत आसान होते हैं, कि उसको तुम थोड़ा टाइम दोगे तो भी वो काम चल जाएगा। जिस दिन तुम अपने एक एक मिनट को, एक एक घंटे को वैल्यू देना शुरू कर दोगे ना, उस दिन नीट क्रैक कर लोगे। सीरियसली मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट होकर के आते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं, मेडिकल कॉलेज में जो आते हैं वो एक्चुअल में बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, तो उनके अंदर एक एबिलिटी रहती है कि हम कम टाइम में कैसे एमबीबीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो इसीलिए टाइम का इंपॉर्टेंस सीखो। और कभी भी ये मत सोचा करो कि सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, भूल गए हैं, पहला चैप्टर भूल गए हैं, 10वें पे हैं तो और 2-4 जो पहले पढ़ा था वो भी भूल गए हैं। तो ये होगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है होने का। लेकिन एक और चीज़ है, तुमने एटलीस्ट एक बार तो उसको पढ़ा है, तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द मेमोरी में थोड़ा रहता है कि हाँ इसको पढ़ा है। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तुम सारे चैप्टर्स पे कॉन्फिडेंस इतना नहीं बिल्ड कर सकते हो। तुम खुद सोचो, हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर के अलग अलग टीचर रहते हैं, तो तुम तो एक स्टूडेंट हो, तुम कैसे इतनी चीज़ें अंदर रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। तो वो होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा कि यार ये चैप्टर पढ़ा था ध्यान से, अब तो नहीं बन रहा है, तो वो तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ना, तुम उसको ये थोड़े सोच लोगे कि वो तुम्हारी चैप्टर बना ही नहीं है। तुमको क्या करना है, अगर तुमने एटलीस्ट 1-2-3 बार पढ़ा है तो तुम उसको छोड़ो, थोड़े देर के लिए लीव दो और चैप्टर्स कंप्लीट करो। और उसको टाइम टाइम पे रिवीजन करने का भी मैं एक शेड्यूल बताऊंगी कैसे करती थी मैं। लेकिन तुम इसके लिए ये नहीं, मॉक टेस्ट देना मत बंद करना। अगर मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो कभी भी ये नहीं सोचना कि पूरा बहुत फ्लुएंट हो जाऊंगा तब मॉक टेस्ट दूंगा। तुम फ्रीक्वेंट दो मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो नेगेटिव हैं, जो अनअटेम्प्टेड हैं, जो सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती की, जो मैंने चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ा, ये सब के सब अच्छे से इवेल्युएट करो। और जस्ट वो टॉपिक जा करके, वो पूरा टॉपिक जाके तुम अच्छे से पढ़ लो। और वो टॉपिक में तुम अगर चैप्टर अगर छोटा है तो तुम थोड़े बहुत ऐसे पन्ने भी पलट करके अगल बगल के भी टॉपिक्स देख सकते हो, तो इनडायरेक्टली तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। अगर तुम सिर्फ 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लो तो प्लीज़ तुम इस पर स्विच कर जाना। नीट का सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं। और देखो, डर अगर ना
अगर तुम्हें मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं तो एक्सेप्ट करो, हाँ कमी है मेरे अंदर, एक्सेप्ट करो। पर देखो अगर तुम्हारे नीट में 300 नंबर भी आ रहे हैं फुल सिलेबस में, तो तुम कोशिश करो ना 720 नंबर का उसमें से सीख करके जाएं। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दो। और भी कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी मुझे रेलेवेंट लगेगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। और ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बहुत पढ़ना है मुझे। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो अच्छे से और ज़्यादा पढ़ो।